ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने आपको एनिमल्स पढ़ाए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक के बारे में। देन हम लोगों ने ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पूरा डिस्कस किया था। क्लियर हो गया? चलो नाउ उसके बाद आप लोग इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, है ना। चलो, तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर एक्चुअली मैं आपको टोटल 3 प्रोसेस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर के अंदर क्या, फिल्ट्रेशन। तो इसको बोला जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और फिल्टर होने के बाद में जो काम की चीजें होती है उनको वापस क्या किया जाएगा, रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। एंड एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे यहाँ पे, ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में। ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये टोटल में यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो सामने देखो, चलो, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इसमें सबसे पहले आएगा हमारे क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, मैं पहले आपको रफ समझा देती हूँ। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा कैसे, जैसे ये हमारे पास क्या था, ये हमने पढ़ा था कि बोमन कैप्सूल था। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लड है, वो ब्लड एक्चुअली क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर होने के लिए कौन कौन से प्रेशर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर आपको ज्यादा मिलेगा और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे कैपिलरी के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर आपको एक प्रेशर डेवलप होता हुआ मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे कैपिलरी के अंदर है कौन, ब्लड। अब ब्लड के अंदर कौन होता है, वाटर। एंड आप लोग जानते हो बेटा कि वाटर के पास जब वो फ्लो में चलता है तो एक प्रेशर होता है, और कभी कभी इसकी वजह से जो पाइपलाइन होती है ज्यादा वाटर प्रेशर की वजह से ब्रेक भी हो जाती है ना। तो ये जो वाटर होता है, ये वाटर जो कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर, तो वो खुद क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा क्या, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर खुद प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे चीजें क्या होगी, फिल्टर होगी। एंड इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होता है कितना, 60 mmHg प्रेशर है ना, तो यूनिट क्या होगा, mmHg। दूसरा, आप देखो जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एक और चीज होती है, ब्लड के अंदर होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। एंड कोलाइडल पार्टिकल मतलब मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूट की। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे एक पानी है और उस पानी के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी बॉल डाल दी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि उस पाइपलाइन के अंदर वहां पे बहुत सारे छेद है, ठीक है। तो जहां से ब्लड तो बाहर आना चाहता है, मतलब वाटर तो बाहर आना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, बॉल्स प्रेजेंट है ना। अगर मान लो कि इस पोर के सामने यहाँ पे एक बॉल आ गई, तो बॉल आ जाने पर क्या होगा, ये रास्ता इसका ब्लॉक हो गया। तो उस कंडीशन में से यहाँ पे लिक्विड जो है वो बाहर आ पाएगा क्या, नहीं। एग्जैक्टली सेम चीज ब्लड के अंदर, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो यहाँ पे फ्लूइड को एग्जिट आउट करने में रोकते हैं। कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सॉल्यूट का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, इसका रोकने वाला जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 30 mmHg। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि ब्लड के अंदर जो वाटर है, ये तो इसको क्या करेगा, फेवर करेगा, प्लस करेगा। बट ब्लड के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल है सॉल्यूट, ये इसको क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, माइनस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लो कि ब्लड जो है वो फिल्टर होके कहां पे आ गया, इस बोमन कैप्सूल के अंदर आ गया, और ये फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे फिल्ड हो गया। तो तुम एक चीज सोचो बेटा कि बोमन कैप्सूल के अंदर अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिक्विड अगर प्रेजेंट होगा, तो ये यहां से लिक्विड को इधर आने देगा क्या। तो जब ये वाटर इधर से इधर आएगा, ब्लड फिल्टर होके इधर से इधर आएगा, तो ये बेटा इसको रोकने की कोशिश करेगा। और यहाँ वाला जो प्रेशर है इसको बोला जाएगा कैप्सुलर
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कॉमन सेंस की बात है बेटा, ठीक है। तो ये कैप्सूल है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इसका वैल्यू कितना होता है, दिस इज 20 mmHg। और बेटा ये भी तो फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, माइनस करेगा। तो अब आप इसका नेट निकाल दीजिए। तो 60 माइनस 30 कितना बचा, 30। 30 माइनस 20 कितना बचा, 10। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, या इसको बोला जाएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम ब्लड की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है ना। क्वेश्चन है कि ये एक्चुअली फिल्ट्रेशन कितना होगा, है ना। तो अगर तुम्हें यहाँ पे एफिशिएंट फ्रैक्शन की बात की जाए कि ब्लड का कितना पोर्शन जो है वो यहाँ से फिल्टर हो जाता है, मैं ब्लड की फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड आता कितना है, 1100 से लेकर 1200 ml पर मिनट। एक मिनट के अंदर यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियल के अंदर ब्लड कितना आएगा, इतना। पर मुझे एक चीज बताओ कि ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है या जो ब्लड होता है उसका लिक्विड फिल्टर होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब फिल्टर नहीं होते, ठीक है। तो क्या फिल्टर होगा यहाँ पे, प्लाज्मा। और इसमें से काम करो, यहाँ पे प्लाज्मा होता है कितना, 600 to 700 ml पर मिनट। ये बेटा मैं आपको जब ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी कि ब्लड के अंदर यहाँ पे 45% जो है वो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बाकी 55% जो है इसका पार्ट कौन बना रहा है, प्लाज्मा बना रहा है। तो आप एक काम कीजिए, 1100 का 55% ले लीजिए, मतलब 50% अराउंड क्या हो जाएगा, 600 से लेकर कितना, 700 आ जाएगा, कौन, प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है ना, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो ब्लड में से फिल्टर कौन होता है, प्लाज्मा। तो आप यहाँ से प्लाज्मा वाली वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्टर होता कितना है, मतलब मान लो कि फिल्टर हो गया तो फिल्टर होने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आता है कितना, 125 ml पर मिनट, पर मिनट। तो बताओ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। तो एक मिनट के अंदर कितना फिल्टर हो रहा है, 125, और आया कितना था, 600। परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा कितना, 16 to 20%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड का जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का ओनली 1/5 पार्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर आउट हो रहा है। ये समझ आ गया। मैं ये सारी चीजें भी फेयर लिखूंगी, ठीक है। तो अभी इसको समझो। उसके बाद में एक और चीज पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, इतना ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। जो ब्लड आता है उसका एक्चुअली 20% जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बाकी 80% जो है वो इफरेंट आर्टेरियल के अंदर चला जाता है। अब मैं तुम्हें अगर बोलूं कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, तो बताओ ये एक दिन के अंदर किडनी जो है कितना ब्लड फिल्टर करेगी। अब इसको एक दिन में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको 125 ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 को मल्टीप्लाई करने पर आवर्स आ जाएगा, 1 आवर। अब एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, तो आप लोग बोलोगे 24 आवर्स। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा डेज के अंदर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 180 लीटर पर डे। और 180 लीटर पर डे का मतलब क्या हुआ कि हमारी किडनी एक दिन के अंदर, पानी की बोतल होती है कितनी होती है, 1 लीटर की, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 180 लीटर। मतलब हमारी बॉडी जो है वो एक दिन के अंदर 180 पानी की बोतल, इतना सारा ब्लड जो है वो फिल्टर कर दिए, है ना। पर तुम तो पूछोगे कि मैडम हमारे पास ब्लड तो कितना होता है, हमारे पास तो ब्लड तो 5 लीटर ही होता है, तो फिर ये 180 लीटर क्या फिल्टर कर रहा है। बेटा इस 5 लीटर ब्लड को वो बहुत बार फिल्टर करेगा। तो बताओ कितनी बार फिल्टर करेगा, तो सिंपली कर देते हैं हम लोग 180 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा अराउंड 60। इसका मतलब हमारी किडनी जो हमारा 5 लीटर ब्लड है उसको एक दिन के अंदर 60 बार, 60 टाइम्स फिल्टर करती है। कितना टाइम्स फिल्टर करेगी, 60 टाइम्स यहाँ पे फिल्टर करती है।
क्लियर? चलो तो अब इसको फिगर देखते हैं हम लोग। चलो तो देखो, ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर हमने फिल्ट्रेशन में क्या बात किया था, हमने यहाँ पे बात किया था कि ग्लोमेरुलर फिल्टर कैसे होता है। तो इसके लिए कौन कौन से प्रेशर रेस्पॉन्सिबल थे? एक यहाँ पे प्रेशर था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब ब्लड में जो वाटर होता है वो वाटर खुद एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसका वैल्यू कितना था? ये था 60 mmHg, 60 mmHg हो गया। और दूसरा मैंने आपको प्रेशर बताया था कौन सा? ब्लड के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सॉल्यूट होते हैं, तो सॉल्यूट का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना आया था? 30 mmHg। और थर्ड हमने देखा था यहाँ पे कोलाइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर, ये क्या है? दिस इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एंड कैप्सुलर मतलब कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब बोमन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड वाटर जो फिल्ड है, वो वाटर क्या करेगा? उसको फिल्टर होने से रोकेगा, क्योंकि ऑपोजिट प्रेशर लगा रहा है ना। तो ये हो जाएगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाएगा। और इसका वैल्यू आता है कितना? 20 mmHg। तो अब मुझे बताओ कि इसके बाद यहां से बचेगा क्या? यहां से ये तो इसको क्या करेगा? प्लस करेगा, ये इसको माइनस करेगा, ये भी इसको फिल्टर होने से रोकेगा। तो इसको हम बोलेंगे एफिशिएंट फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिर इसको हम लोग और बोल सकते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। मैं इसकी फुल फॉर्म यहां पे लिख देती हूँ। तो दिस इज एफिशिएंट फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिर इसको बोला जाएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो बताओ इसके अंदर क्या हुआ था? तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक तो इसको फेवर कर रहा था, बट इसको माइनस कौन करेगा? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसको माइनस करेगा, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी क्या करेगा? इसको माइनस करेगा। तो ये दोनों चीजें क्या करेगी? इसको माइनस करेगी। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है? 60, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस ये हो जाएगा 20। तो अब बताओ नेट कितना हो गया? तो ये नेट आ जाएगा कितना? 10 mmHg। तो इसका मतलब ओवरऑल सब घटा के बढ़ा के ओवरऑल जो है वो कैप्सुलर के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर कितना प्रेशर एप्लीकेबल होगा? ये प्रेशर एप्लीकेबल होगा 10 mmHg। ये क्लियर हो गया? उसके बाद में दूसरा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, सेकेंड पॉइंट, अगर तुम्हें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात पूछी जाए तो क्या होगा? तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 1 मिनट में ब्लड आता कितना है? तो आप बोलोगे 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड आता है कितना? 1 मिनट के अंदर। पर ब्लड में से फिल्टर क्या होता है? ब्लड में से फिल्टर होता है प्लाज्मा, मतलब उसका लिक्विड। तो लिक्विड कितना? ये हो जाएगा कितना? 600 to 700 ml पर मिनट। क्योंकि ये मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगी, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, बाकी 45% उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो इसका 55% ले लीजिए, तो कितना हुआ? 600 to 700। बट मुझे बताओ कि इसमें से फिल्टर हुआ कितना था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो मैडम वो तो फिल्टर जस्ट 125 ml पर मिनट, ये इतना ही फिल्टर होता है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा? कि जितना ब्लड आया उसमें से उसका कितना पार्ट जो है वो फिल्टर हुआ है। तो हम लोग क्या लेंगे? 125 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 700। तो ये आंसर आएगा कितना? 16 to 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोमन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड आता है उस ब्लड का 1/5 पार्ट जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है, एंड बाकी सारा इफ्रेंट आर्टेरियोल में 80% पार्ट चला जाता है। ये क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको एक और चीज बताई दी कि ग्लोमेरुलर जो फिल्टर रेट होता है वो हमने कितना देखा था? 125 ml पर मिनट। बट वहीं पे जब मैं 1 मिनट की बात करती हूँ तो इसकी वैल्यू 125 पर ml आ रही है। बट वहीं पे अगर मैं इसको एक दिन में कैलकुलेट करूं
तो एक दिन में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 180, आगे मैंने लिखा है लीटर, तो मतलब 180 पानी की बोतल, इतनी बोतल ये क्या कर सकता है, इसको एक दिन में फिल्टर करता है। बट हमारे पास इन ह्यूमन ब्लड होता कितना है, इन ह्यूमन जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। पर मुझे एक चीज बताओ कि ब्लड में से फिल्टर क्या होता है, ब्लड में से तो फिल्टर प्लाज्मा होता है, उसका लिक्विड, तो 5 लीटर का 55% देखो तो कितना आएगा, 3 लीटर। तो अगर मैं पूछूं कि 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर ये कितना फिल्टर होगा, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, 180 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, 180 लीटर डिवाइड बाय 3 लीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो किडनी के अंदर कितनी बार फिल्टर होता है, तो 60 बार, 60 टाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक दिन के अंदर इसकी सफाई होती है। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके अंदर ये चीज मैंने पढ़ाया था कि प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद में कितना फिल्ट्रेट होगा और कितनी बार फिल्टर होगा। मतलब प्रेशर क्या होता है, कितना फिल्टर होता है जो ब्लड आता है, और फिर वो कितनी बार फिल्टर होता है हमारा ओवरऑल ब्लड। तो ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई है कहां पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। ये बेटा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में अब हम शुरू करेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। अच्छा एक और चीज, जब यहाँ पे चीजें फिल्टर हो जाएगी तो ग्लोमेरुलर फिल्टर जो होता है वो होता क्या है, जैसे मान लो कि बोमन कैप्सूल है और इस बोमन कैप्सूल के अंदर चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, फिल्टर आउट हो रही है, तो इसमें से क्या क्या चीजें इधर आएगी और क्या चीजें नहीं आएगी। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्टर होता है उसमें से आप क्या करोगे, जो ब्लड होता है तो ब्लड में से आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सबको आप माइनस कर दीजिए, एंड प्लस माइनस कर दीजिए यहाँ पे लार्ज प्रोटीन्स को भी। तो इन चीजों को जब आप माइनस करते हुए चलोगे तो बाकी बचा हुआ क्या, ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें वाटर प्रेजेंट होंगी, सोडियम प्रेजेंट होगा, क्लोराइड प्रेजेंट होगा, कैल्शियम भी प्रेजेंट होंगी, अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होंगी, शुगर भी होगी यहाँ पे, इवन जो हॉर्मोन्स होंगे वो हॉर्मोन्स भी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ये हॉर्मोन्स हो गए, और क्या जानते हो, और बोलो और, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे लिख देती हूँ, सॉरी यूरिया और यूरिक एसिड भी आ जाएगा यहाँ से, यूरिया एंड यूरिक एसिड भी क्या होगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और आगे मैं लिख देती हूँ एक्सेट्रा। तो अब इसमें से हमें क्या करना है कि ये चीजें तो हमारी बेटा काम की है, तो इनको हम क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे, और इसको हम रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम फिल्ट्रेट करते हैं तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाती है, बट इसमें से जो चीजें बाद में काम की होगी तो उन काम की चीजों को हम वापस क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा कौन सा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। बट अभी हम पढ़ क्या रहे, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और फटाफट इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके चलो, तो अब सेकंड देखो, अब सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सो बेसिकली जो हमारे काम की चीजें यहां से ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर चली गई थी, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, वापस रीएब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें कैसे बनाएंगे डायग्राम, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, बोमन कैप्सूल हो गया, और इस तरफ कौन आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सॉरी ग्लोमेरुलस होता है कैपिलरी नेटवर्क, ये वाली हो जाएगी एफरेंट आर्टेरियोल, और यहां से ये चीजें हमारी क्या हो गई, फिल्टर हो गई। तो इस फिल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टर, जो एक्चुअली बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहां से क्या अराइज होता है, यहां से अराइज होता है हमारा क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे ओपन होगा कहां पे, हेनलीज लूप के अंदर, बट ये हेनलीज लूप का कौन सा होगा, डिसेंडिंग आर्म होगा। जो हम लोगों ने देखा था कि ये
डिसेंडिंग आर्म आपको कैसा मिलेगा, पतला मिलेगा। और ये क्या होते हैं, असेंडिंग आर्म। और असेंडिंग आर्म का इनिशियल पार्ट तो आपको थिन दिखाई देगा, बट बाद में ये जाके क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरीके से ये हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड देन फिर ये ब्रॉड पार्ट हो गया, और उसके बाद ये वाला हो जाएगा यहां से, दिस इज DCT, और ये हो जाएगी हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है फिर फाइनली द ओपन होगी कहां पे, ये हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। इतना क्लियर हो गया। सो देखो, अब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम कहां पे होता है, तो आप लोग याद रखना, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, PCT के अंदर। अब जो भी चीजें है ना, तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाटर के बारे में, एक चीज एनसीईआरटी के अंदर और लिखी हुई है कि जो हम क्या करते हैं, फिल्टर कर दें। जैसे ये हम लोगों ने देखा था कि 180 लीटर पर डे फिल्टर होता है, ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्टर। यहाँ पे एक दिन के अंदर इतना फिल्टर होता है, बट एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि इसका 99% जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। 99% वापस क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो फिर मुझे बताओ, ये वापस क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो फिर मुझे बताओ कि एक्चुअली ये यूरिन के फॉर्म में निकल कितना रहा है, तो 180 का 99 कर दो तो वापस कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर। तो एक्चुअली 1.5 लीटर जो है वो बनेगा फिर फाइनली यहाँ पे क्या, यूरिन। तो इसका 99% चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, वापस रीअब्सॉर्ब करने वाले। और ये भी रीअब्सॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम कहां पे होगा, PCT के अंदर। तो PCT के अंदर सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन। तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन में यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। तो जो वाटर जो यहाँ से फिल्टर हुआ था उसका 2/3 पार्ट, मतलब इतना ज्यादा मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है PCT के अंदर। इसके अलावा यहां से सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी होगा, यहां से क्लोराइड का भी एब्जॉर्प्शन होगा, इसके अलावा जो अमाइनो एसिड थे उनका भी एब्जॉर्प्शन होगा, और इसके अलावा यहाँ पे जो ग्लूकोज था उसका भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, हॉर्मोन्स का भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एक्सेट्रा का भी क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड ध्यान रखना बेटा, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या लगती है, एनर्जी। यानी PCT के अंदर ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, याद रखोगे आप लोग, पक्का। चलो, तो ये हम लोग बोलेंगे कि मेजर जो चीजें होती है वो सारी की सारी रीअब्सॉर्ब हो जाती है कहां पे, PCT के अंदर। अब आ जाते हैं हेनरी के डिसेंडिंग आर्म के अंदर। तो डिसेंडिंग आर्म के अंदर यहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा क्या, वाटर। यहां पे क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर। एक मिनट, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर नेफ्रॉन के टाइप्स पढ़ाए थे ना, हाँ आई थिंक मैंने उसमें नाम गलत लिख दिया था, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो इसमें हैंडलेस लूप हमने जिसमें छोटा बनाया था, और एक जिसमें हैंडलेस लूप हमने बड़ा बनाया था। बेटा ये जो है ना मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसका फुल फॉर्म लिखो, जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और इसमें हैंडलेस लूप छोटा होता है, तो इसका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, तो दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये नाम करेक्ट कर लीजिएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये था जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जो असेंडिंग आर्म होती है, असेंडिंग आर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है सॉल्ट। तो यहां से क्या एब्जॉर्ब होगा, सॉल्ट। तो यहां से Na+Cl-, फिर यहां पे भी Cl-, Na+, और ये सारी एब्जॉर्ब होने के बाद में कहां डंप कर दिया जाएगा, इनको डंप कर दिया जाएगा वासा रेक्टा के अंदर। तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहे, सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहे, है ना। और ये चीज भी ध्यान रखना कि हैंडलेस लूप के अंदर आपको सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन मिलेगा, और असेंडिंग आर्म के अंदर सबसे मिनिमम, है ना। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हैंडलेस लूप के अंदर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन।
ये क्लियर हो गया। चलो, तो ये मैंने आपको बताया भी था बेटा कि हैंडलेस लूप जो होता है वो सिर्फ काम करता है जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस कंडीशन होती है, जब बॉडी के अंदर पानी कम होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सॉल्ट भी कम होगा। नहीं बेटा, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्ट एब्जॉर्ब करोगे तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे वाटर है ना, और आपका ब्लड कैसा है, हाइपरटोनिक, तो अल्टीमेटली हाइपो टू हाइपर ये मूव करेगा। मैं अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाऊंगी आपको ना, तब बताऊंगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये शुरू के अंदर यहाँ जो सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है। कैसे हो रहा है, पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है। बट यहाँ पे जो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। नाउ कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा बिल्कुल शुरू में, तो हमारा जो ब्लड होगा उसमें तो ये चला जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब ब्लड और ये वाला हैंडलेस लूप दोनों का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। तो इसके बाद में अब और अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर आपको सोडियम को क्लोराइड को एब्जॉर्ब करना है तो अब इसके बाद में क्या लगेगी, एनर्जी इन्वेस्ट होगी। तो ये हो जाएगा एक्टिवली एब्जॉर्ब। ये क्लियर हो गया। और सबसे मिनिमम एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा कहां पे, हैंडलेस लूप के अंदर। और हैंडलेस लूप के अंदर भी सबसे मिनिमम आपको मिलेगा कहां पे, असेंडिंग आर्म के अंदर, इन असेंडिंग आर्म। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे डीसीटी के अंदर। तो डीसीटी के अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ से वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है और प्लस यहाँ पे सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन भी होगा। बट बेटा ये पूरा डिपेंड होता है कंडीशनल मतलब डीसीटी को जब तक कोई कमांड नहीं देगा तब तक नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के अंदर डीसीटी का कोई काम नहीं है। अभी कंडीशनल क्या होता है तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक हार्मोन्स के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट से आप याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड के से एक रिलीज होता है एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। नाम क्या है, एंटी मतलब अगेंस्ट, डाई मतलब डाइल्यूट, यूरिन मतलब यूरिन। तो एडीएच जो है वो क्या करेगा, यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देगा। तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा, जब आप जितना ज्यादा वाटर को रीएब्सॉर्ब करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस डीसीटी को जब पिट्यूटरी ग्लैंड कमांड देगी तो ही उस केस में ये क्या करेगा, वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। समझ आ गया। एक बार फिर ये हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, पक्का। इसके अलावा मैं आपको जस्ट अभी पढ़ाऊंगी, किडनी के जस्ट ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, और एक और सीक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन, क्या बोला मैंने, एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ना, इसमें हम लोग बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मतलब मिनरल्स। तो मैं बता देती हूँ कि एडीएच का सिक्रेशन किसने किया था, ये सिक्रेशन किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब किडनी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जब यहाँ पे सिग्नल देगा तो ही उस केस में डीसीटी जो है वो सॉल्ट का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीसीटी का इन नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के अंदर नो कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब डीसीटी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फुल्ली कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल मतलब जब हार्मोन्स आएंगे तब, कंडीशनल मतलब हार्मोन की बात कर रही हूं मैं। तो ये कंडीशनल री एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्लियर हो गया। चलो, तो इसके बाद लास्ट आ जाते हैं कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में।
तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहां से एब्जॉर्ब होता है वाटर। क्या एब्जॉर्ब होगा? यहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा। बट अगेन ये एब्जॉर्प्शन भी कंट्रोल करेगा कौन? ये एब्जॉर्प्शन भी कंट्रोल करता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो सिक्रेट होता है कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो अगर जितना ज्यादा यहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा तो यूरिन उतना ही क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो वापस देखो, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? पीसीटी के अंदर। और ये एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। चलो, तो इसके अंदर जो वाटर यहाँ पे फिल्टर हुआ है उसका 2/3 वाटर जो है वो सारा यहां से क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। और इवन में अगर सॉल्ट की बात करूं तो 70 से लेकर 80% इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो आप लोग जानते हो ना, मतलब मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यहाँ पे वापस क्या होंगे? रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। बाकी ग्लूकोज, अमोनिया, हार्मोन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ से क्या हो जाएगी? रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। और हेनली का डिसेंडिंग आर्म वाटर को अब्सॉर्ब करता है, हेनली का असेंडिंग आर्म सॉल्ट को अब्सॉर्ब करता है। बट ये वाला जो है वो सबसे मिनिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। और डीसीटी जो है वो सॉल्ट और वाटर दोनों अब्सॉर्ब कर सकता है, बट वो दोनों ही डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो ये होता है कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। एंड कंडीशनल एब्जॉर्प्शन मतलब जब इसको हार्मोन का कंट्रोल मिलेगा, तो जब एडीएच इसको सिग्नल देगा तो ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा, और जब एड्रिनल ग्लैंड इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा तब ये सॉल्ट एब्सॉर्ब करेगा। बाकी अदरवाइज नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के अंदर डीसीटी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मैं किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन का अगर डीसीटी और हैनलेज लूप दोनों अगर कट कर दूं तो नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप लोग बोलोगे कि डीसीटी को कट करने से यूरिन फॉर्मेशन पे नॉर्मली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंडीशनल होते हैं, है ना। और हैनलेज लूप को कट करने पर, हालांकि मैंने बोला है कि मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, बट ऐसा तो नहीं है ना, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो उस केस में यहाँ पे वाटर जो होगा वो थोड़ा बहुत भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जो यूरिन होगा वो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। तो डीसीटी को कट करने पर नो इफेक्ट, हैनलेज लूप को कट करने पर यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप कंपनसेट कर सकते हो खूब सारा पानी पीकर, वो भी कैसा? नमक का पानी पीकर इसको कंपनसेट कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। हालांकि कुछ बच्चे, अगर आप लोग कोई स्टडी मटेरियल अगर रेफर करोगे तो वहां पे लिखी आती है वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू। वहां पे लिखा आता है क्या? थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसका स्पेल देख लेना, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? दिस इज अपर लिमिट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। तो इसके बारे में अगर बात करूं तो एक होता है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक होता है लो थ्रेशोल्ड वैल्यू, और एक जिसका थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब आपको एवरेज मिलेगा, और एक जिसका आपको लो मिलेगा। मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ, रुको। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अमाइनो एसिड, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा ग्लूकोज, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। और एवरेज होता है यहाँ पे यूरिया एंड यूरिक एसिड। एंड लास्ट होगा इसके अंदर क्या? लो मिलेगा आपको कहां पे? जो ड्रग्स वगैरह होती है, या फिर आप लोगों ने कभी क्रिएटिनिन सुना होगा, ये आपको मसल्स के अंदर पढ़ाऊंगी। ये हमारा एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने बोला है कि इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू कम है, इसका मतलब ये होगा कि किडनी इसको वापस एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। और इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा है, मतलब इनका सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, और इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू एवरेज है। तो एवरेज करने का मतलब इसका थोड़ा बहुत ही वापस रीअब्जॉर्प्शन कर सकता है, और करता भी है बेटा। ठीक है, चलो, तो ये आप लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा वहां से। ये क्लियर हो गया? तो यूरिन फॉर्मेशन के बाद सेकेंड पॉइंट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में थर्ड हम पढ़ते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में। तो फटाफट वीडियो पॉज करो और इसको अच्छे से जल्दी से समझ लो।
चलो, तो उसके बाद में थर्ड हमारा टॉपिक आएगा कौन सा, ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन। अब जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगी बेटा, तो वहां पे डायग्राम के अंदर ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन ये दोनों एक साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। पर मैं डायग्राम सिंपल बनाने के लिए इन दोनों को मैं सेपरेट कर देती हूँ। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन इज एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस एंड क्या होगा, एसिड बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर आयोनिक एंड एसिड बैलेंस के लिए। बताती हूं कैसे। तो पहले तो समझते कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये हमारे पास बोमन कैप्सूल हो गया एंड ये हमारे पास क्या हो गया, पीसीटी हो गया। ये इसका डिसेंडिंग आर्म जो आपको पतला दिखाई देगा, असेंडिंग आर्म का भी बिल्कुल शुरू वाला पार्ट आपको यहाँ पे थिन दिखाई देगा, बट बाद में जाके ये ब्रॉड हो जाता है। और यहाँ पे ये आपको दिखाई देगी डीसीटी और ये हो जाएगा यहाँ से क्या, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद में हो जाएगा यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें गलती से वापस एब्जॉर्ब हो गई थी उनको ब्लड से वापस इस नेफ्रॉन के अंदर वापस डाल देना। तो ये क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। जैसे एग्जांपल मैं एक चीज लिखना भूल गई थी, तो ये आप पीसीटी में ऐड कर देना कि बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं पीसीटी के अंदर। नाउ ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड का पीएच कितना होता है, तो उसका ब्लड का पीएच होता है 7.2 टू 7.4, मीन्स एल्कलाइन पीएच होता है। और आपने कभी पढ़ा था बेटा ब्रीदिंग वाले चैप्टर के अंदर कि ब्लड के अंदर अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो उसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवा देता है। तो ब्लड के अंदर एसिडिटी अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्टेड होता है। तो नाउ फिर क्वेश्चन ये है कि मैम जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं तो ब्लड के अंदर जब एसिडिक पीएच बढ़ जाती है तो ये एसिड निकलेगा कहां से, मतलब ये जो H+ आयन है इनको हम बॉडी से निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे कैसे, नेफ्रॉन के थ्रू, किडनी के थ्रू। तो एक्चुअली हमारी जो किडनी होती है वो इन H+ आयन को क्या करेगा, इन H+ आयन को यहाँ पे क्या कर देगा, सिक्रीट आउट कर देगा इनटू क्या, फिल्ट्रेट। तो ये ब्लड से कहां पे आ रहा है, फिल्ट्रेट में आ रहा है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट सिक्रेशन, है ना। तो इससे क्या फायदा होगा, इसकी फायदा होगा कि H+ ब्लड में कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से ब्लड का पीएच बढ़ने लगेगा। और दूसरी तरफ देखो ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को वापस एल्कलाइन बना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें होना अच्छी बात हो गई, है ना। प्लस इसके साथ अब हम लोग और देखेंगे कि ब्लड के अंदर अगर इन केस प्रेजेंट है अमोनिया, तो ये अमोनिया भी डायरेक्टली यहाँ पे इनको सिक्रीट आउट किया जाएगा। तो भी जो भी एरो में नेफ्रॉन के अंदर बना रही हो ना, दिस इज सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे आपको कोई ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं मिलेगा, एक ट्यूबुलर सिक्रीशन आपको यहाँ मिलेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी H+ आयन को सिक्रेट आउट किया जाएगा और यहाँ पे भी अमोनिया को सिक्रेट आउट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि अगर मुझे यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है सोडियम, तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए तुम्हें यहाँ पे गिव अप देना होगा, किसका, गिव अप करना होगा पोटेशियम को। तो पोटेशियम को गिव अप करने के बाद ही ये क्या कर सकता है, सोडियम को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेशियम का भी क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर जब पोटेशियम लिखा हुआ था तो पोटेशियम यहाँ पे तो एब्जॉर्ब हो रहा था, ध्यान रखना। यहाँ पे पोटेशियम का पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है, बट ध्यान रखना डीसीटी में क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। एंड द लास्ट वर्ड, यहाँ पे बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे कोई सिक्रीशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो अगर तुम्हें ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करूं तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कौन करेगा, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे करता है बाय पीसीटी एंड डीसीटी। तो ये किसके थ्रू होगा, ये पीसीटी और डीसीटी के थ्रू होता है क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। पॉइंट समझ आ गया।
पक्का? बस एक पॉइंट और एडिशनली मैं इसको यही बढ़ा देती हूँ कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट ये क्या करती है, हमने पढ़ा था कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर दिया है, बट गलती से ये साथ में और एब्जॉर्ब कर लेती है यूरिया भी। अच्छा, ये ऊपर क्या हो गया, दिस इज कॉर्टेक्स वाला पार्ट। मतलब अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो एक्चुअली रीअब्जॉर्प्शन का नहीं है, बट मुझे बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े तो इसलिए मैं इसको यही समझा देती हूँ। तो एक्चुअली ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ये वापस एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, ये सिर्फ एब्जॉर्ब है, रीअब्जॉर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यूरिया पहले एब्जॉर्ब कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यूरिया का बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो वापस क्या हो जाता है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ ऐसा क्यों जरूरी है? कॉमन सेंस की बात सोचो बेटा कि यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये मेडुला के अंदर यहाँ पे एक लिक्विड फिल्ड होता है, इसको बोला जाएगा क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको आप एक काम करना, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको अलग से लिख लेना, ट्यूबुलर सिक्रेशन इतना ही था। अब होता क्या है कि जब आपने क्या किया, यहाँ पे यूरिया को एब्जॉर्ब किया, तो यूरिया को एब्जॉर्ब करने पर यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। एंड सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ने पर ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। एंड बेटा जब यहाँ पे सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा और यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है वो कैसा, हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे फ्लूइड जो होगा वो मूव करता है हाइपो टू हाइपर। मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर कलेक्टिंग डक्ट ने ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, ये दोनों ही सॉल्यूशन जो नेफ्रॉन के अंदर है और जो नेफ्रॉन के बाहर है वो दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे। और एक बार अगर आइसोटोनिक हो गए तो उसके बाद यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से जो वाटर, यहाँ से क्या किया जा रहा है, यूरिया को जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो यहाँ पे मेडुला के अंदर ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। एंड ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने से हैंडलीज लूप में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। कौन समझ आया? तो ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ना, प्लीज आप इसको अलग से लिख लेना। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद इसको अलग से आप एक नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये तीनों ही टॉपिक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो आगे मैं बोल रही हूँ, वीडियो को आप पोस्ट करो। अच्छा, एक और चीज एनसीईआरटी के अंदर ध्यान रखना, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब ये दोनों साथ में बनाए हुए थे। मैं एक्चुअली साथ में बना देती तो वो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो मैंने दोनों ही डायग्राम अलग अलग बनाए। बट एग्जाम में अगर आता है तो आपको दोनों अलग अलग नहीं बनाने, एक ही डायग्राम बना के खत्म कर देना, ठीक है। चलो फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो जो हमने फिल्ट्रेट किया था उस फिल्ट्रेट को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड करना है ना। तो इसको मैं ऐसे आपको समझाती हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया बोमन कैप्सूल, फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पीसीटी। तो जिसने अभी तक ये पुराना टॉपिक जो मैंने एब्जॉर्प्शन यूरिन फॉर्मेशन जो पढ़ाया था वो अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये आपको नहीं समझ आएगा फिर टॉपिक। तो अगर आगे समझना है तो प्लीज आप पहले यूरिन फॉर्मेशन जो मैंने कंप्लीट किया है उसको अच्छे से समझ लो, फिर आगे आ जाओ यहाँ।
अगर समझना है, सिर्फ सुनना है तो फिर ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स के अंदर, और ये वाला पार्ट कहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट आपने देखा था कहाँ पे, मेडुला के अंदर। अब आप लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा था पीसीटी के अंदर, तो पीसीटी में आपने देखा था कि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हुआ था, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन भी हुआ। अगर मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये जो फिल्ट्रेट होता है यहां से जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा, जैसे मान लो यहाँ वाटर एब्जॉर्ब हुआ, तो ये जो फिल्ट्रेट होगा ये कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। फिर और वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो ये और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और वाटर एब्जॉर्ब मतलब एक सॉल्यूशन में से आप वाटर निकाल रहे हो, तो वाटर निकालने पर क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। बट यहाँ पे आने पर ये जो फिल्ट्रेट होगा वो सबसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, पढ़ा था। बट जब हम लोग इसके असेंडिंग आर्म में जाएंगे तो अब इसमें से क्या एब्जॉर्ब होगा, यहां से एब्जॉर्ब होगा सॉल्ट का। अब अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्यूट कम कर रही हूँ, तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट कम करोगे वो वापस कैसे होने लगेगा, हाइपोटोनिक होने लगेगा। तो यहां तक आते आते ये वापस कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। फिर जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो यहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है अगेन, तो वाटर एब्जॉर्ब होने पर यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मैं आपको एक प्रॉपर वैल्यू के थ्रू समझाती हूँ कि देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड आता है, इस ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऑस्मोल पर लीटर, ये यूनिट है इसका, किसका, ब्लड का, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब पीसीटी के अंदर वाटर और सॉल्ट दोनों एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर मिलेगा। बट यहाँ पे जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ये कितना हो जाएगा, 400, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो ये 400 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर। यहाँ पे हो जाएगा 600, यहाँ पे हो जाएगा 800। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है यहाँ पे क्या होता जा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब होता जा रहा है। और जब यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ये कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, और वो भी कितना दिया हुआ है, 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर। बट जैसे ये वापस ऊपर जाएगा, जब यहाँ पे सॉल्ट एब्जॉर्ब होना शुरू होंगे, सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन में से जब आप सॉल्यूट निकाल देते हो तो वाटर बढ़ने लगता है, तो वो हाइपोटोनिक होने लगेगा। तो ये 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400, और यहाँ पे आकर वापस ये कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, बट इसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब वापस क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने पर यहां पर आने के बाद ये आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा कितना, 1200। अब मुझे बताओ कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है इससे क्या निकलता है, कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है बेटा यूरिन। यहां से क्या पास आउट होता है, यूरिन पास आउट होता है। तो बताओ यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना होगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो यूरिन होता है ब्लड से कितना टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 4 टाइम्स, और ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दिस इज 1, मतलब 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन ब्लड। पॉइंट समझ आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। बट इसके साथ ही आप लोगों ने एक चीज बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज आपने नोटिस की है कि आप लोग जब यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक जैसे आपने पीएच का ग्रेडियंट पढ़ा था, वैसा ही आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेडियंट देख रहे हो। तो आपको क्या ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, तो आपको ग्रेडियंट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या देखा है कि कॉर्टेक्स के अंदर जो है ना, क्या मिलेगा आपको, कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या मिलेगी, क्या कॉन्सेंट्रेशन। बट यहां तक आते आते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, ये कितना था 300, 300, 400, 600, 800, 1000, 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेडुला के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होती है वो इतना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन को वो टॉलरेट कर सकती है ना। तो सोचो कि यहाँ की सेल्स कितनी ताकतवर है बाकी आपके नॉर्मल बॉडी की सेल्स से।
पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे देखो। अब हम लोगों ने कभी पढ़ा था वासा रेक्टा के बारे में, तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होने के बाद जाएगी कहां पे? तो ये जाती कहां पे? ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी। तो यहां पे मुझे डायरेक्शन बताओ क्या है? तो यहां पे डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। और आई थिंक सो मैंने आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा दिया है। जब भी बेटा फ्लूइड दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसके अंदर फ्लूइड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो वासा रेक्टा के अंदर फ्लूइड कैसे मूव करेगा? वो मूव करना चाहिए कैसे? इस तरीके से। अब बताओ ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बताओ क्यों? देखो यहां से यहां से क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद ये सॉल्ट कहां पे डाल दिया? आपने वासा रेक्टा में डाल दिया। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ब्लड कैसा हो गया? उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। और जब ये वाला ब्लड यहाँ पे जाएगा तो ब्लड कैसा है? हाइपरटोनिक। ये कैसा है? हाइपोटोनिक। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये वाटर फिर यहां से यहां मूव करेगा। पॉइंट समझ आया? ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो वापस देखो। एक और चीज यहां पे देखो, अगर तुम्हें पूछा जाए कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है मेडुला के अंदर आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा बनाने में कंट्रीब्यूशन है किसका? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कौन बना रहा है? तो देखो ये सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट यहाँ पे पूरे फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। और प्लस हमने एक और चीज देखी थी, यूरिया। तो यहां से एक चीज तो सॉल्ट और दूसरी चीज क्या होता है? यूरिया। तो ये यूरिया और सॉल्ट यहां पे जो फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियम भी बोल सकते हैं फ्लूइड। तो इस फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा कौन बना रहा है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक तो NaCl और दूसरा यूरिया। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो तो ये प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो उसके बाद अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी। एक सेकेंड में देख लेती हूँ। ओके, ये रेगुलेशन किसका दिया हुआ है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो अब अगर मान लो कि हमारे पास दो सिचुएशन है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, ब्लड का प्रेशर कम हो गया तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों ही केस में हम लोग ब्लड के प्रेशर को कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम दिए हुए हैं कि एक जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हमारा बीपी क्या हो जाता है जब हो जाता है कम, और दूसरा हमारा जो ब्लड प्रेशर हो जाता है वो होगा ज्यादा। तो देखो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो इसमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम होता है हार्ट का। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, अब ब्लड का प्रेशर होने का मतलब क्या है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ये इसकी वॉल है और इसके अंदर यहाँ पे क्या फील्ड है? ब्लड फील्ड है। तो जो ब्लड होगा तो ब्लड का अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, क्या बोला मैंने? ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ा दो तो यहाँ पे ब्लड जब ज्यादा होगा तो ये वॉल के ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। एंड सिंस यहाँ पे हमने देखा है कि वॉल्यूम ज्यादा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे बीपी क्या हो गया? हाई हो गया। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि जो आर्टरीज, वेन्स होती है उनमें तो दिक्कत नहीं है, पर जो बेचारी कैपिलरीज होती है वो बहुत ही पतली होती है, इतनी पतली कि जिनके ऊपर प्रेशर लगने से ये इवन रप्चर भी हो सकती है। और सोचिए कि ये कैपिलरी किडनी की है, ये कैपिलरी हार्ट की है और ये कैपिलरी हो सकती है कि ब्रेन की हो। सो इसका मतलब
हाई बीपी जो होता है वो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सो उस केस में ये जो हार्ट है, और हार्ट को जब क्या होता है ज्यादा ब्लड पंप होता है ना, और हार्ट के अंदर ब्लड जब ज्यादा पंप होगा तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब बीपी ज्यादा है। सो उस केस में हार्ट यहाँ पे रिलीज करता है ENF, ये हार्मोन मतलब हार्ट भी एक तरह से एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है ना। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ब्लड में रिलीज करता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, दिस इज एट्री। एट्री मतलब हार्ट के अंदर आपने चैम्बर पढ़ा होगा एट्रिया और वेंट्रिकल, तो ये एक्चुअली कौन रिलीज कर रहा है, एट्रिया रिलीज कर रहा है। तो एट्रिया के अंदर जब ज्यादा ब्लड फिल्ड होगा तो एट्रिया रिलीज करेगा ENF। एट्रिया नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें नाम क्या देखा आपने, नाम के अंदर देखा है कि एट्रियम मतलब एट्रियम, और एट्रियम मतलब हार्ट का चैम्बर होता है। नेट्री मतलब क्या होता है, सोडियम, एंड यूरेटिक मतलब क्या होता है, यूरिन। यूरेटिक मतलब हो जाएगा यहाँ पे यूरिन। सो बेसिकली एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट कॉपी के ऊपर लिख लो कि वाटर हमेशा सॉल्ट का पीछा करता है। क्या बोला मैंने, वाटर हमेशा सॉल्ट का पीछा करता है। तो जिधर जिधर सॉल्ट जाएगा वाटर उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करेगा, वाटर फॉलो सॉल्ट। ठीक है ना, वैसा क्यों, कॉमन सेंस की बात है बेटा कि जिधर सॉल्ट जाएगा वो वाला सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक, एंड जिधर हाइपरटोनिक होगा तो वाटर उधर ही तो मूव करता है ना। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इसका नाम क्या है, एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर, मतलब यूरिन के अंदर क्या आ गया, सोडियम। सो बेसिकली ये जो होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट कर देता है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो अब मुझे बताओ सोडियम कहां चला गया, तो सोडियम जो होगा वो यूरिन के अंदर बढ़ गया, एंड यूरिन के अंदर सोडियम ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो उस केस में इसके पीछे पीछे वाटर भी कहां पे आ जाएगा, यूरिन के अंदर आ जाएगा। और यूरिन के अंदर वाटर चला गया, सो उस केस में ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड डिक्रीज होके ये ब्लड का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब नॉर्मल। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि किडनी के फंक्शन को और कौन अफेक्ट करता है, ये एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, मतलब हार्ट भी अफेक्ट करता है। तो इसका एक काम तो ये होता है, बट दूसरा काम एक और होता है। अब दूसरा काम क्या होता है, देखो ब्लड की वॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसका वैसो डायलेशन कर दे। एक पाइप है और इस पाइप के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना पाइप को मैं थिक कर दूं, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वैसो डायलेटर का भी काम करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो उसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। कम मतलब नॉर्मल से कम नहीं, जो ज्यादा हुआ था वो कम होकर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हार्ट भी आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उधर आ जाते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि अगर ब्लड प्रेशर जब कम हो जाए, तो कम जब होगा तो इसके अंदर आपका काम करेगा ग्लोमेरुलर फिल्टर एपरेटस, सॉरी JGA कॉम्प्लेक्स, JGA जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, एंड इसके अंदर काम आएगा आपका किसका, एड्रिनल ग्लैंड का भी, और इसमें कंट्रीब्यूशन होगा लीवर का भी। तो इस तरीके से इन सबका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब इन जब सबका आपको क्या मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो ये एक आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म मिलेगा, है ना। और ये इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे, ये हाई बीपी के अंदर वर्क करता है, बट ये वाला लो बीपी में वर्क करता है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हार्ट जो होता है वो काउंटर एक्ट करता है किसको, JGA कॉम्प्लेक्स। समझ गए, है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसमें होता क्या है, बिल्कुल शुरू से बात करें तो पहले मैं आपको रफ समझा देती हूँ। सो बेसिकली ब्लड का प्रेशर हो गया कम, मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो क्या करो, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दो। तो कैसे बढ़ाए मैडम ब्लड का वॉल्यूम, तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, तो वाटर का कंटेंट बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वाटर किसका पीछा करता है, सॉल्ट का, तो आप सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दो तो अल्टीमेटली वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर
जो कम हो गया था बीपी वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखो ये कैसे होता है, ये हमारे पास होता है लीवर, और लीवर से रिलीज होता है ब्लड के अंदर एक एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, और नाम के पीछे क्या लिखा है, ओजन। कभी भी बायोलॉजी के अंदर किसी के नाम के पीछे अगर ओजन लिखा जाए तो मतलब क्या होता है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों के नाम के पीछे अभी लॉकडाउन के अंदर ओजन लग चुका है, ठीक है। तो जो एक्टिवेट है वो तो ठीक है, बट जो बेटा इनएक्टिवेट हो चुके हैं वो अपने नाम के पीछे ओजन लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन, और लीवर ने कहां पे इसको सिक्रेट कर दिया, यहाँ। अब इसके बाद जब बीपी हो जाती है कम, तो ब्लड के अंदर जब बीपी कम हो जाती है तो वो ब्लड आएगा कहां पे, किडनी के पास। किडनी में कहां पे आएगा, एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, और एफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेंसर। वो सेंसर उसको चेक कर लेते हैं कि ब्लड क्या है, प्रेशर कम है, जितना ब्लड आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है यहाँ पे फिल्टर होने के लिए। सो उस केस में यहाँ पे जो किडनी होती है वो रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। तो किडनी भी क्या रिलीज करती है, हार्मोन। तो इसका मतलब किडनी भी क्या है, एक तरह का एंडोक्राइन हो गया। तो ध्यान रखना, जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर हार्मोन वाला टॉपिक जो दिया हुआ है, तो वहां पे ये टॉपिक मैं आपको नहीं डिस्कस करूंगी बिल्कुल भी, है ना। तो ये रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर पहले, और फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और फाइनली ये जो 2 होता है दिस इज एक्टिव फॉर्म। अब ये एक्टिव हो तो गया, पर मैडम ये करेगा क्या। तो एक तो इसको क्या काम होता है, ये एक बहुत ही पोटेंट, बहुत ही पावरफुल एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो क्यों ना हम ब्लड वेसल्स को ही छोटा कर दे। तो ब्लड वेसल्स को अगर मैंने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या होगा, फिर वो चीजें बैलेंस हो जाती है। तो एक तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। दूसरा, अब ये 2 और लोगों को कमांड भी देता है। एक, ये हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है, क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। तो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो यहां से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। और इस एल्डोस्टेरोन का बेटा मैं एग्जांपल आपको पढ़ा चुकी हूं, कौन सा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है इसका काम क्या होता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, मतलब सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन करना। तो जितना ज्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा, एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है, एक काम इसने किया ये। दूसरा, ये किडनी को भी एक्टिवेट करता है, और किडनी के अंदर कौन से सेल्स, जेजी सेल्स, जेजी सेल्स जो क्या कर रहे हैं, रेनिन का सिक्रीशन करवा रहा है, क्योंकि जब और रेनिन बनेगा तो ये और एक्टिवेट होगा इस तरीके से। समझ आ गया पॉइंट, पक्का। चलो तो इसको मैं एक बार वापस क्लियर बनाती हूँ, ठीक है, रुको। चलो तो इसको वापस देखते हैं हम लोग। अच्छा मैडम, ये जेजी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है ना। तो मैं इसके बारे में आपको एक छोटा सा रफ बता देती हूँ कि एग्जैक्टली ये जेजीए, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है कहां पे। तो नाम में मैंने क्या बोला, ग्लोमेरुलस, है ना। तो ये हमारा होता है बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल का मैंने क्या लिया है, ट्रांसफर सेक्शन। तो दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल का जब आप ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो इसके अंदर आपको ये क्या दिखाई देगी, कैपिलरी। अब कैपिलरी भी आपको जब कटेगी तो वो आपको ऐसे दिखाई देगी ना, तो दिस इज, ये क्या हो जाएगा, कैपिलरी। और फिर यहां पे आता कौन है, यहां पे आने वाली जो डक्ट होती है उसको बोला जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल, और यहां से जाने वाला कौन सा होगा, यहां से एग्जिट करेगा कौन, एफरेंट आर्टेरियोल। और देखो अब होता है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल आपको जो दिखाई दे रही है ना, इसके साथ में यहां पे इसकी वॉल के ऊपर अटैच्ड होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स,
और इनको बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स, और ये है बेटा जेजी सेल्स। बट थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है इफरेंट आर्टेरियोल पे भी, पर मेनली कहां प्रेजेंट होगी, इफरेंट आर्टेरियोल पे। तो इनको बोला जाएगा क्या, जेजी सेल्स। इनका नाम लिख लेना, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। इसके आगे भी कहानी बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट वहां तक आपको जाने की जरूरत है नहीं बाय द वे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। इसमें ग्लैसी सेल्स भी होती है, कोल्यूमनर सेल्स भी होती है डीसीटी की, बट वहां पे पूरा जाना नहीं है आपको, क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये कौन है, ये तो हो जाएगा लीवर, और लीवर जो होता है वो ब्लड में क्या रिलीज करेगा, तो ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड में एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। इसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन। एक और चीज आप लोग सुन लीजिए, वीडियो आप साथ का साथ कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बाद में इनको वहां से मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो एंजियोटेंसिनोजन ये कौन सी फॉर्म है, इसका नाम के पीछे लगा हुआ है इनएक्टिव फॉर्म ओजन। अब इसके बाद इसको एक्टिवेट कौन करेगा, तो नाम के पीछे ओजन है ना, तो उसको रिमूव कर दो। तो एंजियोटेंसिनोजन से ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन, पहले बनेगा 1, उसके बाद बनेगा ये एंजियोटेंसिन 2। तो इसको एक्टिवेट करने का काम किसका होता है, किडनी का, और किडनी में यहां से रिलीज होता है एक हार्मोन, और ये हार्मोन में कहां पे रिलीज होगा, ब्लड के अंदर। तो ये होता है रेनिन, और ये कहां से रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है किडनी से। समझ आ गया। अब ये एंजियोटेंसिनोजन एक बार एंजियोटेंसिन 2 जब बन जाता है तो ये हो जाएगा इसका एक्टिव फॉर्म, और एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो एक काम तो इसका होगा क्या, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि ये जो किडनी के ऊपर यहां पे एक कैप लाइक जो ग्लैंड होती है, इसको बोला जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो ये प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है। तो इसको एक्टिवेट होने पर एड्रिनल ग्लैंड फिर क्या रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, और उसमें से सबसे मोस्ट अबंडेंट जो मिलता है दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है, इसका काम होता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। मिनरल्स मतलब सोडियम, तो ये क्या करेगा, सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा। एंड जितना ज्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर उतना ही ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने पर ब्लड का वॉल्यूम वापस इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होने का यहाँ पे मतलब है कि वो नॉर्मल हो जाए, हाई नहीं करना है। जो कम हो गया था, कम को बढ़ाकर उसको नॉर्मल करना है। पॉइंट समझ आ गया। चलो, उसके बाद 1 मिनट ये माइनस करेगा बेटा किडनी को, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तो गया, और एक बार जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो क्या अब और रेनिन रिलीज होना चाहिए क्या, नहीं ना। तो ये अब एंजियोटेंसिन जो होता है वो माइनस करेगा, इनिबिट करेगा जेजी सेल्स को। तो ये इनिबिट किसको कर रहा है, जेजी सेल्स को। तो जेजी सेल्स जब इनिबिट हो जाएगी तो नो मोर सिक्रीशन ऑफ रेनिन। तो ये इसको इनिबिट करेगा, तो नो मोर सिक्रीशन ऑफ रेनिन। चलो, तो ये समझ आ गया। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि हमारे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में एड्रिनल ग्लैंड का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, हार्ट का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इवन किडनी खुद, मतलब जो जेजी सेल्स होती है वो खुद, वो भी क्या करती है, यहाँ पे इसकी रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करती है। तो ये जो जेजी सेल्स होती है वो क्या होती है, एंडोक्राइन होती है, क्योंकि ये यहां से क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है यहां से रेनिन, ठीक है। और ये रेनिन क्या है, हार्मोन है, ध्यान रखना। और ये कब रिलीज करेगी, जब मान लो कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इस एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर आ रहा है ब्लड, और यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम है कम,
क्योंकि बीपी क्या हो गया, कम। तो जब एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर कम ब्लड आएगा तो उस कंडीशन में जेजी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और जेजी सेल्स सेंसिटिव होती है लो प्रेशर के लिए। तो जैसे ही एक्टिवेट होगी रिलीज करेगा रेनिन, और रेनिन ब्लड में जाके क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को करेगा एक्टिवेट, और फिर एंजियोटेंसिन जो है वो इस तरीके से हमारे ब्लड के वॉल्यूम को वापस नॉर्मल कर देगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो चलो मैं आज यहीं पे टॉपिक ओवर कर देती हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हालांकि ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है, बस 15-20 मिनट की और बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। बाकी ये वाला चैप्टर आपका 95% कंप्लीट हो गया है। तो आप ये समझो कि आपका चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब बढ़िया से इसको अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो, एक बार रफ में, फिर एक बार, और उसके बाद आप फिर नोट्स बनाना, ठीक है। तो आज मैंने आपको टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ाया, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम लोग और बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सी छोटी छोटी चीजें क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है, तो वहां पे एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टर्म भी यूज होता है कभी कभी, है ना। फिर दूसरा हमने पढ़ा था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ा था। ये यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जो याद है। और उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था कौन सा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल आपको तीन टॉपिक मैंने आज कवर करवाया है, ठीक है। तो एक बार फटाफट रफ में प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में फेयर में प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स बना लेना और एनसीईआरटी रीड कर लेना, ठीक है। बहुत है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।